फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये मेरा वीडियो डेडिकेटेड है Q&A पे। मेरे वीडियो जिस पे मैंने शारजा और दुबई की कॉस्ट ऑफ लिविंग पे थोड़ा लाइट डाली थी, उस पर कुछ क्वेश्चंस आए थे। एक मेरे व्यूअर है, उनका क्वेश्चन था मार्क डेल्टा का, और दूसरे क्वेश्चन थे रोहित हिवराले। ये जो है रोहित जी जो है वो जॉब करने के लिए दुबई आ रहे हैं, और जो मार्क हैं वो प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे हैं UAE में। तो मैं दोनों क्वेश्चन का जितनी मुझे नॉलेज है थोड़ी सी, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को इनका आंसर्स दूंगी। और मैं ये क्लेम बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि जो मैं कह रही हूँ उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, पर जितना मैं रिसर्च कर पाई हूँ, जितना बेहतरीन तरीके से मैं ये चीज़ क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को दे सकती हूँ, मैं वही ट्राई कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन मार्क का हम लेते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आर द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस चीपर इन शारजा कंपेयर टू दुबई? हाउ मच इज योर बिल अप्रॉक्स इन शारजा एंड हाउ मच इट वाज व्हेन यू वर इन दुबई? तो देखिए, बिल चीपर है शारजा में फॉर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं अभी ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर बिल थोड़ा कम आता है। मैं शारजा में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में ही रही हूँ, अदर जो प्रॉपर्टी उसमें नहीं रही हूँ। तो मुझे यही फील हुआ है कि शारजा में बिल दुबई के कंपैरिजन में कम है, और जो एक दो चार्जेस और भी लगते हैं देवा का, मतलब सर्विस चार्जेस टाइप ऑफ, वो चीज़ दुबई में ज़्यादा लगती है और शारजा में कम लगती है। तो उस वे में अगर आप देखें तो शारजा में बिल थोड़ा कम मैंने फील किया है। और दुबई से करीबन हमें पीक सीजन में 200 दिरहम तक का डिफरेंस आया है, लाइक पीक गर्मी में, और ठंड के टाइम में 150 इतना ही डिफरेंस आया है। तो आप देखिए आप क्या चूज करना चाहते हैं। फिर सेकंड उनका क्वेश्चन है, द बिल्डिंग यू स्टे इन इज चिलर इंक्लूडेड? तो नहीं, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसमें चिलर इंक्लूड नहीं है। What area do you live in Sharjah and when you were in Dubai, then in which area did you stay in? तो शारजा में मैं कॉर्निश एरिया अल्तावुन रोड पर रहती हूँ, और दुबई में मैं डिस्कवरी गार्डन में भी रही हूँ और इंटरनेशनल सिटी में भी रही हूँ। उनका फोर्थ क्वेश्चन है, आई एम प्लानिंग टू बाय अ 3 bedroom अपार्टमेंट इन दुबई। माई बजट इज नॉट अलॉट. Areas like Marina and JBR are out of my budget, but I'm looking at areas like JLT, Business Bay. What other good connected areas do you recommend in Dubai where I could buy? How is TCOM? तो जो एरियाज आपने चूज किए हैं बहुत अच्छे एरिया हैं, बहुत वन ऑफ द बेस्ट एरियाज हैं। फिर उसके बाद TCOM, पहले उसे अलबरशाह बोलते थे, तो वो भी बहुत अच्छा एरिया है। बट अगर आप चाहें तो आप डिस्कवरी गार्डन्स में भी ले सकते हैं। फिर कुछ बिल्डर्स हैं जैसे अजीजी हो गया, शोभा हो गया, इनसे भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर JVC में भी आप खरीद सकते हैं, और सिलिकॉन ओएसिस में आप खरीद सकते हैं। सिलिकॉन ओएसिस एक खुद फ्री जोन है, तो उसका भी एक अलग जो आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं ना, सिलिकॉन ओएसिस में एज पर माय नॉलेज वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होता है। और जबील में भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और आपने बात की है फिफ्थ क्वेश्चन में कि शारजा, आई थिंक इन शारजा अ पर्सन कैन ओनली बाय इन अलखान लगून। हैव यू बीन टू दैट एरिया? इज इट गुड टू बाय देयर और इज इट बेटर टू बाय इन दुबई? सी, आप किसी भी एमिरेट की अगर बात करते हैं तो उसकी एक अलग सोल है, एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो आप अगर शारजा में बाय करना चाहते हैं तो शारजा अपने तौर पर बेस्ट है।
अगर आप दुबई में बाय करना चाहते हैं तो वो अपने तौर पे बेस्ट है। यू टॉक अबाउट एनी एमिरेट्स एंड इट इज़ बेस्ट इन देयर ओन वेज। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि दुबई में बाय करना बेहतर है और शारजा में नहीं, या शारजा में बाय करना बेहतर है और दुबई में नहीं। पर हाँ, कुछ एरियाज ऐसे हैं शारजा में जो बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं, जहाँ पे आप एक थॉट दे सकते हैं बाय करने का। वो एरियाज के नाम है सरब कम्युनिटी, अभी नहीं आ रही है ये कम्युनिटी, सरब नाम है इनका, इस कम्युनिटी का, और है अलजादा बाय अरादा और अल जाहिया। ये जो लोकेशंस है बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं, तो इन एरियाज में भी आप देख सकते हैं अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो। होप मिस्टर मार्क डेल्टा मैंने आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दिया होगा। बाकी यू आर वेरी गुड पर्सन योरसेल्फ टू डिसाइड ऑन वेयर टू बाय द प्रॉपर्टी, बिकॉज आपका क्या सोच है, क्योंकि बंदा खुद की सोच से ही चीजें खरीदता है या बनाता है। तो आपने जो क्वेश्चंस किए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको जवाब दे दिया है। फिर सेकंड क्वेश्चन था रोहित हिवराले जी का, जो कि मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। उन्होंने वो दुबई जॉब के सिलसिले में आना चाह रहे हैं, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है, थैंक्स सिस्टर, प्लीज टेल मी वन थिंग, अगर फैमिली साथ दुबई आ रही है और एक छोटा बेबी है तो कितना कॉस्ट आएगा, प्लीज मुझे थोड़ा गाइड कीजिए। तो देखिए, अगर आप फैमिली साथ लेकर आ रहे हैं तो अगर तो आपकी कंपनी आपको वीजा इंश्योरेंस आपकी फैमिली का दे रही है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और फिर उतना आपको एक्सपेंस भी नहीं है। पर इफ इन केस आपकी कंपनी आपको फैमिली का वीजा नहीं दे रही है, इंश्योरेंस नहीं दे रही है, इन दैट केस आपको वीजा और फैमिली का इंश्योरेंस, इन दोनों चीजों पे एक्सपेंस करने होंगे, जो कि करीब दोनों का मिला के आई थिंक मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकती, क्योंकि लाइक ऑब्वियसली एग्जैक्ट हर चीज वेरी करती है लुकिंग एट द सिचुएशन, क्योंकि आपकी फैमिली अभी इंडिया में है तो आप उनको कब बुलाने वाले हैं, आप जॉब ज्वाइन करने के बाद बुलाएंगे या साथ में ही लेकर आ जाएंगे, फिर आप और आपका एम्प्लॉयर जो है आपको एम्प्लॉयमेंट परमिट के साथ बुला रहा है, तो आप अपनी फैमिली का विजिट पर लेकर आ रहे हैं, मतलब कई चीजें हैं ना। तो मैं एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बता सकती हूँ वीजा और इंश्योरेंस का, पर हाँ ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपको वीजा और इंश्योरेंस लेना पड़ेगा ही अगर आपकी कंपनी नहीं देती है तो, और अगर आपकी कंपनी देती है वीजा और इंश्योरेंस तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर और क्या खर्चा आ सकता है आपको, तो आपको एक अपार्टमेंट लेना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आपको अगर अपनी फैमिली का वीजा लगाना पड़ता है, इन दैट केस आपको सबसे पहले एक अपार्टमेंट रेंट पर लेना पड़ेगा, तो उसकी आपको इजारी मिलेगी। ऑन दैट बेसिस आप अपनी फैमिली का वीजा लगा सकते हैं, ठीक है। फिर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी फैमिली को एक स्टूडियो अपार्टमेंट में लेकर आना चाहते हैं या 1 BHK में। तो स्टूडियो क्या होता है वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो पूरा ना देखा हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अगर मैं यही एज्यूम कर रही हूँ कि आप फर्स्ट टाइम दुबई आ रहे हैं और आपके पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इन दैट केस आप अगर अपने ऑफिस के करीब किसी इकोनॉमिक एरिया में रहना चाहते हैं तो इन दैट केस आप डिस्कवरी गार्डन चूज कर सकते हैं, क्योंकि JLT से डिस्कवरी गार्डन बहुत करीब है। ये हो गया। और अगर आप उससे भी एक इकोनॉमिक ऑप्शन और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनल सिटी में रह सकते हैं, और वहाँ से आप एक वो होती है ना, जैसे अपनी इंडिया में होती है बसेस चलती बैक फोर्थ ऑफिस के लिए, तो वो बस आप लगवा सकते हैं। तो वो आपको ऑफिस से उठाएगी और घर पर छोड़ेगी, घर से पिक करेगी और ऑफिस में छोड़ेगी। तो उसका आई थिंक 500 to 600 अमाउंट होता है, वेरी करता है किस टाइप की आप बस यूज कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट RTA की बसेस भी चूज कर सकते हैं, तो उसका भी कॉस्ट नियर अबाउट सेम पड़ेगा, और टाइम आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर
अपार्टमेंट लेने के लिए भी आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है एजेंट को, और कमीशन भी। तो स्टूडियो का सिक्योरिटी डिपॉजिट थोड़ा कम होता है और 1 BHK का सिक्योरिटी डिपॉजिट थोड़ा ज़्यादा होता है। ये हो गया एकोमोडेशन का। फिर आपको देवा लेना पड़ेगा। देवा इज इलेक्ट्रिसिटी और वाटर अथॉरिटी दुबई का। देवा का फुल फॉर्म है दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। तो उसके लिए भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है, और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी स्टूडियो का कम होता है और 1 BHK का ज़्यादा होता है। तो जितना BHK बढ़ता जाता है उतना सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वेरी करता है। ये हो गया। फिर और क्या एक्सपेंस होगा? और एक्सपेंस आपको फर्नीचर लेना पड़ेगा। अगर आप देखिए फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट लेते हैं ना, इन दैट केस आपका रेंट ज़्यादा होगा और फर्नीचर आपको नहीं लेना पड़ेगा। जैसे कुकिंग रेंज हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, ये सब नहीं लेना पड़ेगा। वैसे दुबई के घरों में अलमीरा इनबिल्ट ही होता है, बट मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ये है। पर अगर आप फुली फर्निश्ड नहीं लेते हैं, इन दैट केस आपको ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि अगर आप शिफ्ट होना ही चाह रहे हैं तो आपको अनफर्निश्ड अपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाहिए और ये सारी चीज़ें खुद से लेनी चाहिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनिशियली 1 ईयर के लिए फर्निश्ड ले लो, फिर सेकेंड ईयर से आप चेंज भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। फिर उसके बाद आपको यूटेंसिल्स, ग्रॉसरी, ये सब लेना ही पड़ेगा, वो तो कॉमन है। उसके बाद होम इंटरनेट। यहाँ पे ना इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी कंट्री से काफ़ी दूर रहते हैं, तो लोगों से कनेक्ट करने के लिए क्योंकि अगर आप मोबाइल पे प्रीपेड पे इंटरनेट लेंगे ना तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू लैंडलाइन। तो उसमें क्या होता है, लैंडलाइन में आपको इंटरनेट कनेक्शन भी मिल जाता है और लैंडलाइन फ़ोन भी मिल जाता है और कुछ चैनल्स भी मिल जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर विश आप उस पर डिसाइड कर सकते हैं। और यही है। तो इनिशियली आपको इंश्योरेंस, वीज़ा, होम अकोमोडेशन और अपार्टमेंट, इन सारी चीज़ों पे ही आपका खर्च होगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आप फर्स्ट पहले आ जाते हैं, जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, 2-3 महीने बेड स्पेस पर रहिए, सिटी को थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद आप इन सारी फिर अपनी फैमिली बुला सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। तो होप मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, मास्सलामा।